नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 37 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी है। और बीजेपी के लिए पहली बार है जब उसे लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला है। इन नतीजों ने चुनाव से पहले किए जा रहे उन दावों को भी झुठला दिया है जिनमें ब्राह्मण समाज की नाराजगी की बात कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि ब्राह्मण समाज बीजेपी की नीतियों से नाराज है। कहा तो यह भी जा रहा था कि किसान आंदोलन का असर चुनाव पर होगा, पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। पश्चिमी यूपी में जाट मतदाता बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन चुनाव के नतीजे विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर गए हैं। चुनाव के नतीजों से गदगद बीजेपी जश्न में डूबी हुई है तो विपक्ष के खेमे में हार पर मंथन जारी है। कोशिश है ये समझने की आखिर गलती कहां हुई, तो इसका जवाब लोकनीति CSDS के सर्वे में सामने आया है। तो लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, नतीजे आ चुके हैं और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी ये 37 साल बाद अमित ऐसा पहली बार हुआ और जो सर्वे आया है वो ये बता रहा है कि जिस नाराजगी की बात कही जा रही थी, फिलहाल ऐसी कोई नाराजगी थी नहीं, इसीलिए बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिला है। और हम विस्तार से दर्शकों को समझाते हैं कि जो फैक्ट आए हैं सामने वो क्या है। ब्राह्मण समाज ने किसे वोट दिया? 2019 में 89% वोट बीजेपी को गया था और 2017 में 83% वोट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गया था। वहीं ये समझना जरूरी है कि अगर 2019 की बात करें तो ब्राह्मण समाज ने किसको वोट दिया था? 6% 2019 में वोट पड़े थे। वहीं बात करें 2017 में तो 7% वोट जो है वो एसपी को। ये समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी के हिस्से में 6% 2019 में आया था और 2017 में 7% आया था। तो ये तस्वीर सामने आई है सर्वे में। वो बता रही है कि जिस नाराजगी की बात कही जा रही थी कि बीजेपी से फलाना वर्ग नाराज है, बीजेपी से ये वर्ग नाराज है, ऐसी कोई नाराजगी की बात फिलहाल ब्राह्मण समाज के भीतर नहीं देखने को मिली है बीजेपी के प्रति। और CSDS के सर्वे पर राजनीति के रणबांकुरों का क्या कुछ कहना है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। गरीब किसान के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की नीतियों को जिस तरह से लोगों के सीधे दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश में प्रचंड जनादेश भाजपा को मिला है। लेकिन विपक्षी दल अभी भी जाति और मजहब के समीकरण बनाने में उलझे हुए हैं। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में जो बड़ा परिवर्तन आया है, जातियों में बांटने का काम बीजेपी करती है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को सभी जात वर्ग धर्मों का वोट मिला है। अब वोट मिला नहीं होता तो इतना मिलता कैसे? अब ठाकुर ब्राह्मण अगड़ा पिछड़ा करने की जगह भारतीय जनता पार्टी अब सब लोगों के लिए काम करे। किसका वोट मिला है किसका नहीं मिला है इसको छोड़ करके सर्व समाज के लिए काम करे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बेहतर होगा, वरना जनता उचित सबक सिखाएगी। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। ओपी राजभर का बीएसपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। चुनाव में बीजेपी का साथ देने का उन्होंने आरोप लगाया है। बीजेपी बीएसपी का मेल हो गया था, यह कहा है ओपी राजभर ने, इसलिए यूपी में खेल हो गया। बीजेपी में बीएसपी प्रत्याशी तय हुए, राजभर की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए। चीज जो सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मेल हो गया, जो यूपी में बड़ा खेल हो गया। पूर्वांचल में 122 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रत्याशी तय हुए और बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में सिंबल मिला है। उसका सबूत साक्ष्य मैं दे सकता हूं। अगर कोई चुनौती दे तो मैं उसको भी देने के लिए तैयार हूं। और चलिए अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर में हालात ज्यादा गंभीर नहीं है। वजह साफ है कि तीसरी लहर जब आई तब बड़े लेवल पर देश में वैक्सीनेशन हो चुका था। ज्यादातर लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी थी, लेकिन एक खतरा अब भी बना हुआ है। अगर कोरोना की एक और लहर आई तो बच्चों को बचाव जो है वो कैसे किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 18+ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद 15+ के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। अब बारी 15 साल से कम उम्र के बच्चों की। 16 मार्च से इसकी शुरुआत हो जाएगी।
मौजूदा वक्त में जब कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है तो टीकाकरण ही बचाव का एकमात्र उपाय है। 15 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण जारी है। बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जा चुका है और अब बारी 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण का ही है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वैक्सीन है जिसके 2 इंजेक्शंस लगेंगे 28 दिनों के अंतराल पर। इस वैक्सीन को 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए अप्रूव किया गया है, यानी कि इस वैक्सीन को वो लगवा सकते हैं। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है और साथ ही 60 से अधिक आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों व 60 प्लस आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोर्बेवैक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड से डिफरेंट है और ये बच्चों में भी अप्रूव की गई है। इस एज ग्रुप के बच्चों में ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगनी है, तो यानी कि आपके बच्चों के मसल्स में लगेंगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 10th आईडी जो बच्चों के लिए अप्रूव की गई है वो है स्टूडेंट आईडी कार्ड, उससे भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस वैक्सीन के लिए। मतलब वो बच्चे जो कि जिनकी उम्र 12 वर्ष हो चुकी है या फिर 12 वर्ष से ज्यादा है, उन्हें टीका लगाया जाएगा। बच्चों को हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल लिमिटेड की वैक्सीन कोर्बेवैक्स दी जाएगी। इस वैक्सीन को लेकर सभी टेस्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं, मतलब वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। और नए वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जो अपडेट आया है, किस तरीके से वैक्सीन लगाई जानी है, वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। बड़ी बात ये सामने आई है कि एक बार फिर से ये कोशिश की जा रही कि सभी को सुरक्षा कवच दिया जा सके। 16 मार्च से किसको किसको वैक्सीन लगनी है आप ये जान लीजिए। 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी ताकि उनको और ज्यादा सुरक्षा दी जा सके। 15 प्लस को पहले ही लगाई जा चुकी है वैक्सीन। 12 से 14 वर्ष को लेकर भी अपडेट आया है कि उनको भी वैक्सीन लगनी है। देश में चौथी लहर ना आए उससे पहले सबको सुरक्षा कवच दे दिया जाए, इस अभियान के तहत फिलहाल यह सुनिश्चित किया जाएगा। देश में चौथी लहर की आशंका कम कर दी जाए, यह दरअसल सुनिश्चित किया जा रहा है। वायरस का कोई दूसरा वेरिएंट आया तो मुश्किल बढ़ जाएगी। जुलाई में चौथी लहर दस्तक दे सकती है। 24 घंटे में 2503 नए केस भी सामने आए हैं, यह भी चिंता का विषय है। कोरोना से 24 घंटे में 27 लोगों की जान भी चली गई है। 36,168 एक्टिव केस फिलहाल अभी बताए जा रहे हैं। यह तस्वीर कुल मिलाकर सामने आई है। कश्मीर मुद्दे पर बनी फिल्म, जिस पर रिलीज से पहले ही बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया था, रिलीज के बाद फिल्म के नाम पर सियासत विस्तार ले रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ लोग फिल्म के समर्थन में हैं तो कुछ फिल्म के विरोध में भी हैं। लेकिन फिल्म के समर्थन और विरोध की लड़ाई अब राजनीतिक रंग ले चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? मैं कौन सा जगह बोल रही हूँ। हम पहले माता शारदा के पाकिस्तान में जो मुजफ्फराबाद में उधर के है हमारे पूर्वज, फिर हम कुपवारा में है, आज हम आधे जम्मू में आधे दिल्ली में। हम बूढ़ों के लिए कोई घर नहीं है। जब हमारा घर गया कश्मीर का तब से हमारा कोई घर है ही नहीं। फिल्म जो उसने दिखा दिया, जितना उसने दिखाना था उतना वो उसके हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उसने ये निकाल दिया। इतना सा तो थोड़ा सा आ गया है तो बहुत दुनिया भर का है। मैं इस मामले लेके काफी दुखी हूँ। टैक्स फ्री होना चाहिए। टैक्स फ्री होना चाहिए। कांग्रेस को इसी कारण से लोगों ने हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। आज उसको देश से नकारा जा रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर पर्दे पर उतरी फिल्म ने जख्मों को कुरेद दिया है, उन यादों को फिर ताजा कर दिया है जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई थी।
कल हमने पिक्चर देखी है, हमारे जख्म फिर से ताज़ा हो गए हैं। हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पर गुजरा है, हमने देखा है, क्योंकि हमारे नई जनरेशन है, उन्होंने कम से कम इतनी मेहनत तो की है। उस डायरेक्टर साहब को भी धन्यवाद। फिल्म ने सिर्फ जख्मों को नहीं कुरेदा, बल्कि फिल्म के आसरे एक तरह का विवाद भी अंगड़ाई ले रहा है और सियासत की सतह से सवाल भी। में गलत चीजें हैं, वो कम है, उससे भी ज्यादा क्या नहीं हुआ, किस प्रकार से माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, किस प्रकार से उनके आशियाना को तोड़ उजाड़ दिए गए, आज कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, ये पूरी की पूरी, उसके लिए अगर किसी को भी दोषी ठहराया जाए तो कांग्रेस और वहाँ की सरकार और वहाँ के ऐसे गलत नीति को पालन करने वाले लोग। फिल्म रिलीज हुई तो कश्मीर को लेकर सवाल उठने लगे। कश्मीर की सत्ता में काबिज रही सियासी पार्टियों पर, देश की सत्ता में सबसे ज्यादा वक्त रही कांग्रेस पर लाखों की तादाद में बेघर हो गए, उन पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है और कांग्रेस को इसी कारण से लोगों ने हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। आज वो उसको देश से नकारा जा रहा है। कांग्रेस की इस प्रकार की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर कामयाब होने वाली नहीं है। बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया तो कांग्रेस के विधायक भी कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग उठा रहे हैं। मैं इस मामले लेके काफी दुखी हूँ। टैक्स फ्री होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए। कई स्टेट ने टैक्स फ्री कर दी इसको, कई राज्यों ने कर दी टैक्स फ्री। कईयों ने कर दी होगी, पर राजस्थान में कराने की बात कर रहे हैं। दरअसल कश्मीर फाइल्स के बहाने सियासत दिलचस्प हो चली है। पूरे देश में कश्मीर फाइल्स चर्चाओं में है। कहीं सिनेमा घरों में कश्मीर फाइल्स के रिलीज न होने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला निकल चला है। इसका हमने आज बहिष्कार किया है, हॉलों में ताला डाला है। अगर इन हॉलों ने मूवी नहीं लगाई तो उन हॉलों में भविष्य में भी हिंदू मूवी नहीं देखेगा, उनका बहिष्कार करेगा। और दूसरी बात, अगर इन्होंने मूवी नहीं लगाई तो इन हॉलों में भी आग लगाने का काम राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत करेगा। धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, हालांकि इन सब के बीच एक सवाल कहीं पीछे छूट गया है कि कश्मीर में अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए कश्मीरी पंडित क्या कभी अपने घर लौट पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस फिल्म में दिखाया क्या है जो अब बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पे लगातार चर्चा की जा रही है। ये आपको समझाते हैं कि आखिर इस फिल्म में दिखाया गया कश्मीरी पंडितों के पलायन का दर्द इसमें दिखाया गया है कि 1990 में क्या कुछ स्थितियां थी। 1990 में पंडितों की नरसंहार की कहानी जो है वो दिखाई गई है। इसके बाद त्रासदी से पलायन करने पर मजबूर थे कश्मीरी पंडित, जिनकी लगातार बात की जा रही है। कश्मीरी पंडितों को छोड़ना पड़ा था घर अपना, क्योंकि इस तरीके से उन्हें मजबूर कर दिया गया था। एमपी सरकार फिल्म देखने के लिए छुट्टी देगी, ये बात यहां पर सामने निकलकर आ रही है। कश्मीरी पंडितों के पलायन का दर्द जो है वो यहां पर दिखाया गया है कि 1990 में क्या कुछ स्थितियां यहां पर थी, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। और वहीं आपको ये बताते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में 10 लाख कश्मीरी पंडित थे, ये बड़ी बात है यहां पर। और आज की तारीख में 9000 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि पहले के आंकड़े और अब के आंकड़े भी आपको साथ में बताते चल रहे हैं। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा सिर्फ 15% था। आप सोचिए 15% हिस्सा था। 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 1% रह गई थी। इससे ये समझा जा सकता है कि क्या कुछ स्थितियां अब देखने को मिल रही हैं। 20वीं सदी की बात कर रहे हैं, दीवारों पर हिंदुओं कश्मीर छोड़ो के पोस्टर लगाए गए बकायदा कि जो कश्मीरी पंडित है वो यहां से छोड़ के चले जाए। हिंदुओं के घरों पर लाल घेरा भी बनाया गया था। तो जो फिल्म दिखाया गया उसके जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है। श्रीनगर के कई इलाकों में मकान आग के हवाले कर दिए गए थे। तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू महिलाओं के साथ रेप की घटना आम हो गई थी वहां पर। इसके बाद AK-47 लेकर आतंकी किसी के घर में बेधड़क घुस जाते थे, ये भी इस फिल्म के जरिए दिखाया गया है। और साथ ही साथ घटिया पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से सेट
कार्रवाई जो है वो की जाती थी। तो सोचिए 1990 में और आपकी क्या कुछ स्थितियां बदली नजर आती हैं। तो ये आपको हमने समझाया कि किस तरीके से फिल्म के जरिए क्या कुछ दिखाया गया है। और यहां एक छोटा सा ब्रेक के लिए चलते हैं।